So, good morning, class. Today we are here with our current affairs from 6th February 2026. So, the key highlights of today's news are first the startup recognition framework that is revised, then comes your terms of reference for India GCC, that is Gulf Cooperation Free Trade Agreement FTA, then comes Union Budget 2026-27. It emphasized on ease of doing business. फिर उसके बाद आ जाता है weakening of India's environmental laws. Then comes some news in short. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो पहले देखो स्टार्टअप रिकग्नाइजेशन फ्रेमवर्क जो है वो कैसे रिवाइज हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. फर्स्ट इज रिवीजन वाज डन विद द व्यू to expand access to research innovation in the startups, established India as a manufacturing led economy hub for emerging technologies. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो चेंज हुए हैं. ठीक है, क्योंकि डीप लर्निंग या कह लो कि जो डीप टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी स्टार्टअप्स, उसकी जो रिविजन्स है वो अलग है एज कम्पेयर जो हमारी वैसे स्टार्टअप्स है या फिर नॉर्मल स्टार्टअप है उनसे. ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं अभी. एनहांस टर्नओवर थ्रेशोल्ड अगर देखा जाए तो इंक्रीज फ्रॉम 100 करोड़ पहले होता था, अब हो गया है ये 200 करोड़. 200 करोड़ किन के लिए, जो नॉर्मल स्टार्टअप्स है उनके लिए. और अगर डीप टेक है, अब देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो टाइम वगैरह भी लेगा, प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वगैरह वो थोड़ी हाई होंगी. ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि इनकी जो कटिंग एज या ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है इनकी चेंज हो गई है. कैसे कि जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि एज लिमिट जो है 10 से लेके 10 पहले थी, अब क्या हो चुकी है 20 साल हो चुकी है. और जो टर्नओवर लिमिट जो है वो इन्हेंस हो चुकी है 300 करोड़. सो अगर नॉर्मली कोई है स्टार्टअप कंपनी उसकी है 200 करोड़, और अगर डीप टेक के साथ रिलेटेड है देन इट इज़ योर 300 करोड़. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इंक्लूजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज एन एलिजिबल एंटाइटीज. अब कोऑपरेटिव चाहे वो मल्टी स्टेट हो, मतलब कि एक स्टेट से ज़्यादा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको वो भी एलिजिबल हो चुकी है, और जो दूसरी जो कि एक स्टेट में रन हो रही है वो भी इंक्लूड होंगी अब इसमें. ठीक है, देन कम्स योर रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया. अब देखो ये हो सकता है कि ये पूछा जाए कि कौन स्टार्टअप वगैरह को है रिकग्नाइज करता है, तो इट इज़ बाय द DPIIT, दैट इज़ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ रिकग्नाइज स्टार्टअप. उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे. नो रिक्वायर्ड टू इंक्लूड टैक्स फ्लो स्टेटमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 100% टैक्स एग्जेम्पशन ऑन प्रॉफिट्स फॉर 3 years अंडर इनकम टैक्स और IT जो एक्ट है हमारा 1961. मतलब कि जो 3 साल है उनके, जब वो बिल्डअप हो रही है या फिर क्रूशियल टाइम है, तो उसमें उनको 100% टैक्स, मतलब कोई टैक्स भी नहीं लगेगा उनके प्रॉफिट्स के ऊपर. ठीक है, फिर उसके बाद आ चुका है, और ये जो है एक रिकग्नाइज स्टार्टअप के लिए है. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया स्टेटस इन इंडिया. अगर देखा जाए तो ओवर 2 लाख DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप जो है वो इस्टेब्लिश हुए हैं, विद अराउंड 50% जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में. ठीक है, देन कम्स योर की इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप सपोर्ट. अब देखो स्टार्टअप अगर है तो इसको सपोर्ट कौन से जो है आपके मिशंस कर रहे हैं. दैट इज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो आपको पता है, अटल इनोवेशन मिशन है, जेनेसिस है, देन कम्स योर निधि. तो ऐसे जो है बेसिकली स्कीम्स जो है इनको सपोर्ट कर रही हैं. देन मूविंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट न्यूज़, अगली न्यूज़ आपके देखते हैं अब. टर्म्स ऑफ रेफरेंस और TOR फॉर इंडिया GCC गल्फ कॉपरेशन जो था काउंसिल थी, उसमें जो है बेसिक वो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जैसे हमारा EU के साथ भी हुआ है रिसेंटली मदर ऑफ ट्रेटी एग्रीमेंट. तो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ भी हुआ है इंडिया का, साइन बिटवीन इंडिया एंड GCC, डिफाइंस द स्कोप, स्ट्रक्चर, मॉडलिटीज एंड प्रपोज्ड इंडिया
and GCC FTA, Framework Agreement of Economic Cooperation to explore possibility of FTA between India and GCC. It was signed in New Delhi in 2004. Significance क्या है इंडिया के लिए? फर्स्ट है full unlock full potential of a mutually benefit economic relationship. अब GCC countries represent a market of 61.5 million people in 2024, जो कि अराउंड है आपका $2.3 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ GDP एट करंट प्राइसेस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है GCC, राइट. देन कम्स डाइवर्सिफाइंग इंडियाज एनर्जी सोर्सेज, सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट लार्जली फ्रॉम दिस. मतलब ये जो सेक्टर्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी आफ्टर दिस एग्रीमेंट इज साइंड. Then comes your reinforced relation amidst prevailing global uncertainties, helping strengthen long-term supply security, trade expansion. Okay, so उसके बाद है enhanced trade and investment. India's trade with GCC stood to USD 178.56 billion in your financial year 24-25. That is 15.42% of India's global trade, जो कि GCC मतलब GDP जो अपना global trade है उसका 15.42% बनाता है. फिर region is also significant for foreign direct investment, with investment increasing from USD 31.14 billion जो है मतलब foreign direct जो है investment होती है हमारी कंट्री में यहाँ से GCC मतलब ये एरिया जो है जो अपना कुवैत एंड ऑल एरिया जो है GCC वाला. देन कम्स इनहांस पीपल टू पीपल टाइज. GCC इज होम टू नियरली 10 मिलियन मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी. अब आपको पता ही है ज़्यादातर बंदे जो है हमारे ये यहाँ पे इस एरिया में जाते हैं GCC वाले जो कंट्रीज़ हैं GCC की मेंबर्स. आई थिंक 6 कंट्रीज है. सो लेट्स सी अबाउट GCC ना. अब देखो GCC में कौन कौन आता है पहले वो देख लो. UAE आ गया आपका, बहरीन आ गया, फिर सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार एंड कुवैत. तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपको आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो जा भी रहे मतलब जाते भी हैं ना. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और या क्रूशियल पॉइंट है. अगर हमने ये साइन करा है तो इट विल अफेक्ट मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज वेल एंड प्लस जो हमारे रिलेशंस हैं इट वुड डेफिनेटली बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. क्योंकि आए दिन तो आपने देखा ही है US वगैरह ना मार्केट्स में कभी टैरिफ्स लगाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है. तो वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियोज क्योंकि हम एक ही जगह डिपेंडेंट नहीं रह सकते. अब देखो जेनेसिस कैसे हुई थी GCC की. Cooperative agreement among 6 nation bloc established by an agreement concluded on 25th of May 1981. अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद में है, सऊदी अरेबिया में है रियाद. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्ट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन बिटवीन मेंबर स्टेट टू अचीव यूनिटी बिटवीन देम. फिर मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है अंडर GCC? सुप्रीम काउंसिल with attached commission for settlement of disputes, the ministerial council, the secretary general. तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं. चलो हेडक्वार्टर्स तो पूछ सकते हैं GCC के कहाँ है एंड जो 6 कंट्रीज हैं इनके नाम जो है इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़. अगली न्यूज़ हमारी क्या है? ये है यूनियन बजट जो हमारा अभी रिसेंटली आया है 1 फरवरी को 26-27. इसने क्या किया है? ईज ऑफ बिजनेसेस पे एम्फेसाइज करा है. तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. पहले है यूनियन बजट जो है 26-27 पोजीशन ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. फंडामेंटल पिलर है ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का, एम्फेसाइजिंग डिजिटलाइजेशन, टैक्स सर्टेनिटी एंड रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन. तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि जो हमारे पेपर वर्क्स वगैरह होते हैं ना उसको थोड़ा सा मतलब इन फेवर ऑफ बिजनेस कर दे है ना, या फिर टैक्स रिडक्शंस दे दे कि जो बिजनेस वगैरह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पे
काफ़ी जल्दी या क्विकली हमें देखने को मिले कि रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें, जिसके साथ जो टाइम वेस्टेज जो होता था वो कम होता है। ठीक है, तो इस बार क्या आया है वो देखते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन दी है, सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो फॉर कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल्स। तो ये आपकी लॉजिस्टिक्स जो होती है ना, लॉजिस्टिक वाला जो डिपार्टमेंट है उसके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमारा जो हो गया है सिंगल और इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो, एक ही विंडो प्रोवाइड की गई है, जिसके साथ टाइम वगैरह वो भी बचेगा आपका। फिर उसके बाद है इंडिविजुअल पर्सन दैट आर रेजिडेंट आउटसाइड अ PROIs, जिनको हम कहते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लिस्टेड कंपनीज में, इंडियन कंपनीज, वेब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम PIS विद इंडिविजुअल लिमिट, जो कि रेज हो चुकी है 5%, जो पहले थी अब हो चुकी है 10%। तो जो लिस्टेड कंपनी है बेसिकली उसमें जो है ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियंस जो यहाँ इंडिया में नहीं रह रहे पर आउटसाइड ऑफ इंडिया दे आर समवेयर, राइट। सो उसके बाद आ जाते हैं आपके टैक्स रिफॉर्म्स। अब मैट क्या है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स टू बी ट्रीटेड एज द फाइनल टैक्स विद रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 14%, मतलब कि 1% की रिडक्शन इसमें देखी गई है। अब मैट रिक्वायर्स अ कंपनी टू पे अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इट्स बुक्ड प्रॉफिट व्हेन इट्स नॉर्मल इनकम टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमल और ज़ीरो, मतलब कि अगर उसकी इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो मिनिमम या ज़ीरो भी है तब भी वो कुछ अमाउंट जो है टैक्स जो है वो पे करेगा। किस पे वो पे करेगा, जो आपने प्रॉफिट बुक करा है, दैट इज नोन एज योर मैट। फिर उसके बाद है एग्जेम्पशन फ्रॉम मैट। अब फॉर द नॉन रेजिडेंट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मतलब कि टैक्सेशन से पहले प्रिजम्पटिव, ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्स अलाउज इनकम डिक्लेरेशन एट अ फिक्स्ड परसेंट ऑफ टर्नओवर रिड्यूसिंग कॉम्प्लायंसेस। फिर उसके बाद आ गई आपकी रैशनलाइजिंग पेनल्टी, प्री deposit requirement for filing appeal reduced from 20 to 10% of the core tax demand। आपके आगे फिर common order for tax assessment and penalty proceeding, simplifying the process, क्योंकि कॉमन ऑर्डर हो गए ना, जो अपनी जो भी आपकी कैलकुलेशन है असेसमेंट होनी है ना पेनल्टीज प्रोसीडिंग में, तो उसके साथ क्या हुआ है, जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो चुका है, जो पहले की कॉम्प्लेक्स माना जाता था। प्रोविजन फॉर कोर्ट टू कन्वर्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेस टू फाइन, जो पहले कहते थे कि जेल में डालना या इम्प्रिजन करना है किसी बंदे को, तो वो अब फाइन के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे। Then comes your trust based systems, ट्रस्टेड इम्पोर्टर्स जो है, जो कि recognized in risk system, reducing physical verification, enabling factory to ship clearance। तो उनको फैक्ट्री टू शिपिंग जो क्लियरेंस है वो मिल जाएगी, जो कि क्या है, ट्रस्टेड इम्पोर्टर्स हैं। देन कम्स योर ड्यूटी डेफरल पीरियड फॉर सर्टन ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एक्सटेंडेड टू 30 days, अलाउइंग डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज आफ्टर इम्पोर्ट्स। तो मतलब कि क्लियर फर्स्ट पे लेटर, मतलब कि आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। सो दिस वुड ऑल्सो इंक्रीज योर इंटरेस्ट एज वेल इन डूइंग बिजनेस। अगर मतलब थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन ना हो तो बंदा कहता है कि क्यों है ना बिजनेस करना, बट दीज आर एज फेवरेबल पॉइंट्स for doing your business or running your business। Then comes your validity of binding advance ruling under the custom, extended from 3 to 5 years। तो ये extend हुआ है advance ruling का, जो आपका पहले 3 साल होता था, अब आपका हो चुका है 5 साल। So moving towards your next news, इसको zoom out करते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट वीकनिंग ऑफ द इंडियंस एनवायरमेंटल लॉज। ये न्यूज़ इसीलिए ज़्यादा हाईलाइटेड है आपकी 6 फरवरी की, बिकॉज ऑफ द अरावली का जो केस आया था ना, उसमें अब बार बार डिपिक्ट किया जाता है और एनवायरमेंट को एज बहुत हल्के में लिया जाता है, कह लो, है ना, हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होने के बावजूद कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, तब भी हमेशा एनवायरनमेंट को सेकंड उसमें क्यों देखा जाता है सिनेरियो में, जबकि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे देखा जाना चाहिए। तो बस वही सब चीज़ें जो है
यहाँ पे डिस्कस की है कि वीकनिंग ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल लॉज। फर्स्ट है ऑफ लेट सिस्टमैटिक watering down of environmental protection have been observed, characterized by judicial recall of progressive judgment, the adoption of reductionist definition of for protected areas such as Aravalli Hills, जो Aravalli Hills आपको पता ही है जो आया था अभी न्यूज़ में, systemic dilution of environmental regulation IAA process undermined since December 18, 2025 for non-coal mining projects आ गया, land acquisition can occur before the environment impact assessment EIA जिसको कहते हैं can be conducted without specific details regarding the location या फिर area। मतलब एक एरिया के बारे में स्पेसिफिक जो है जानकारी होने के मतलब बिना उसके जानकारी होने से भी IAA जो है वो कंडक्ट किया गया, राइट। तो उसके बाद है जुडिशियल रिकॉल्स। अब ये वाला केस जो है ये रिकॉल किया गया, डाइल्यूटेड द बैन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस सिग्नलिंग अ रिट्रीट फ्रॉम प्रो एनवायरनमेंट जूरिस्प्रूडेंस। फिर उसके बाद आ गया आपका अरावली हिल्स की क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। द कोर्ट एक्सेप्टेड अ 100 मीटर हाइट बेस्ड डेफिनेशन एक्सक्लूडिंग लार्ज इकोलॉजिकल वाइटल एरिया फ्रॉम प्रोटेक्टिंग, now impacting violation of article number 25, weakening article number 48A। 48A आपका environment के साथ है और 21 you know with your right, दिस इज द फंडामेंटल राइट। फिर उसके बाद आ गया आपका मैंग्रोव्स एंड कोस्टल इकोलॉजी, जुडिशियल अप्रूवल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब जुडिशरी बोलती है कि डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए मैंग्रोव की, ठीक है। अगर होगी तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक मैंग्रोव हटाया तो वहाँ पे प्लांटेशन कर दो, एफॉरेस्टेशन कर दो, पर देखो कि उस चीज़ का जो है टाइम भी लगेगा ना, उस चीज़ को ग्रोथ होने, उसको मैंग्रोव को वहाँ तक उस स्टेज तक पहुँचने के लिए। ये सब चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे ये कंपनसेट करेंगे ना सारा कुछ। सो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन विच इग्नोर्स द इकोलॉजिकल साइंस, मतलब कि अब एक पेड़ है जो एडल्ट फेज में आप काट रहे हो और एक है जो अभी लगाया है वो पता नहीं कब जाके बड़ा फेज में आएगा, तो तब तक कितनी सारी इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया, कितनी सारी चेन जो है वो खराब हो चुकी है। तो दिस जजमेंट बेसिकली इट गया कि डिस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो तो साथ साथ में एफॉरेस्टेशन भी करो। तो ये इसीलिए इस पॉइंट से भी देखा जा रहा है। जैसे अरावली में भी उन्होंने कह दिया कि 100 मीटर जो है, जो 100 मीटर की डेफिनेशन दी थी ना कि हाइट मतलब एक्सक्लूडिंग लार्ज इकोलॉजिकल वाइटल एरियाज फ्रॉम प्रोटेक्टिंग, जो दी थी उन्होंने सारी डेफिनेशन, तो वो सारे जो है एक डाउट पैदा करता है कि जो जुडिशरी है वो कैसे डिसीजन दे रही है, राइट। फिर उसके बाद आ गया स्ट्रेटेजिक डिफेंस वर्सेस इकोलॉजी। अब कोर्ट अलाउड वाइटर रोड्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक डिफेंस नीड्स डिस्पाइट रिकॉग्नाइजिंग द एरियाज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सिटीजन्स फॉर ग्रीन डून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। अब ये था कि डिफेंस वगैरह की जो व्हीकल्स वगैरह जाने होते थे उसके लिए जो रोड है वो वाइडर होना चाहिए। तो जो एरिया है अगर वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी है बट फिर भी ना चाहते हुए भी हमें वो काटना पड़ेगा फॉर आवर इक्विपमेंट्स या फिर हमारे जो टैंक्स वगैरह है उसकी आवाजाही के लिए, यू नो, फॉर लेटिंग देम गो एंड कम, राइट। सो तो जो ये जजमेंट थी वो भी क्या गई कि इकोलॉजी के खिलाफ की, ठीक है। दिस बैलेंसिंग एक्ट हैज़ बीन लिंक्ड टू सब्सिक्वेंट फ्लैश फ्लड्स एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन उत्तराखंड, जिसकी वजह से ये आया, मतलब फ्लैश फ्लड्स वगैरह वो वाली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वहाँ के रेजिडेंट्स को। अब है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंट इम्प्लीकेशंस, है ना। पहले है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एट रिस्क, पहले तो आर्टिकल नंबर 14 जो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन एब्रिटरी नेस एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 21 राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, जिसके कारण मतलब मिलना चाहिए। एंड देन कम्स योर आर्टिकल नंबर 51A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट, ये तो ड्यूटीज में आ गया ना आपका। और जो आपका 48A है वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है इन्हीं में, राइट। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, जो कि है MC मेहता, आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एनवायरनमेंट के रिलेटेड वर्सेस कमलनाथ। द पब्लिक
trust doctrine asserts that natural resources belong to a state interest for the people and cannot be sold for private exploitation. मतलब कि अगर हम देखें इस केस में से एक डॉक्ट्राइन आई थी दैट इज नोन एज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन. अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये आ सकता है सीधा सीधा कि व्हाट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन. तो इसमें क्या कहा गया था इस जजमेंट में, मतलब एनसी मेहता के केस में, तो ये कहा गया था कि जो एक पर्टिकुलर रीजन है या नेचुरल रिसोर्सेज है वो चाहे गवर्नमेंट के अंडर आती है पर गवर्नमेंट इज नो वन टू सेल दैट पर्टिकुलर लैंड कि आप एक्सप्लॉइट कर लो, किसी भी प्राइवेट एंटिटी को दे दो, है ना, जैसे कि अंबानी एंड अडानीज, यू नो व्हाट दे ऑल आर डूइंग विद लद्दाख एंड दिस ऑल रीजन्स. पर ऐसा जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जिन्होंने ये जजमेंट दी, इट डजंट अलाउज. सो करंट जुडिशियल ट्रेंड्स दैट approve environmental degradation appear to contradict this foundational jurisprudence. So basically ये जो सारी की सारी एक तरह से जो स्टेटमेंट्स दी हैं, ये तीन ही स्टेटमेंट अगर आप देख लो कि जो हो रही हैं, तो इसमें देखो एनवायरनमेंट को फिर से सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया, उसके बाद सोचा गया. तो ये सारा कुछ जो है हमारी जुडिशरी की जो हमारी आई हुई है रेफरेंस केसेस, तो उसके तो खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तो एक तरह से खिलाफ हो गया. तो यही वो चीज़ कह रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो एनवायरमेंटल लॉ है वो क्या हो रहे हैं, वीकन हो रहे हैं इंडिया के. ओके, सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे. ओके, जो मेन न्यूज़ खत्म होने के बाद अब है न्यूज़ इन शॉर्ट. First is the historical agreement between the Government of India, Nagaland and representatives of Eastern Nagaland people, ENPO. तो इन्होंने क्या किया है, साइन करा है FNTA फॉर साइन करा है इन दोनों ने फॉर क्रिएशन ऑफ FNTA. सॉरी, सो FNTA क्या है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी. अब ENPO इज एन एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग 8 रिकग्नाइज नागा ट्राइब्स. अब ये ENPO जिनके बीच में कह दो कि हुई है एग्रीमेंट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके बीच में. तो ENPO क्या है, ये एपेक्स बॉडी है रिप्रेजेंटेटिंग द 8 रिकग्नाइज जो ट्राइब्स हैं इनकी, है ना, नागा ट्राइब्स होगी, कोन्याक, संगतम, चांग, देन कियाचुन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस पर फिर भी थोड़ा सा हाईलाइटिंग में देख लीजिए. ताकि होगी, पॉम होगी, देन सुमी ऑफ द 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड. अब डिस्ट्रिक्ट कवर कौन से हैं, सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर कवर्ड. देन कम्स योर की प्रोविजंस, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 46 सब्जेक्ट्स टू FNTA, डिवेल्युएट करनी उनको जो भी पावर्स दी हुई हैं इनको. Then comes your mini secretariat headed by additional chief secretariat. Significance क्या है, overall development through financial autonomy, enhanced decision making etc. अब जो FNT है वो आपके स्पेशल प्रोविजन को जो है वायलेट नहीं करेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द जो भी हमारा स्टेट ऑफ नागालैंड को दिया गया है. 371 जो है स्पेशल स्टेटस है नागालैंड का. फिर उसके बाद सेकंड न्यूज़ आपकी आती है भारत टैक्सी के बारे में. दैट इज़ द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री लॉन्च फर्स्ट cooperative based taxi service to be available across India within 3 years. So ये पहली cooperative based taxi service है. About Bharat Taxi, cooperative models where drivers or सारथीज are real owners, not कॉर्पोरेशन और एक्सटर्नल इन्वेस्टर. सो जो वाहन को चला रहा होगा दैट इज योर सारथी, ही इज ओनली द ओनर, वही उसका मालिक है, राइट, जो व्हीकल है, जो कोऑपरेटिव मॉडल, ये सारा कोऑपरेटिव मॉडल है, ठीक है. सो 4 कोर प्रिंसिपल्स, बेसिकली आपको पता ही है ना, कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि कितने सारे लोग मिल के, है ना, उस चीज़ को चला रहे हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि ये आपका अपना ही एक तरह से आप ही इसके रियल ओनर्स हैं. सो 4 कोर प्रिंसिपल क्या है, ओनरशिप, सिक्योरिटी, को कवर, डिग्निटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. देन कम्स योर शेयर कैपिटल, ईच सारथी बिकम्स एन
ओनर विद मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो है ₹500, मतलब कि बहुत ही जेन्युइन सा, जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। देन कम्स भारत टैक्सी रिटेन्स ओनली 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन एंड रिमेनिंग इनकम गोज डायरेक्टली टू द सारथी। मतलब कि 20% जो आपका, अगर आप सोच लो कि आपने 100 प्रॉफिट करा, राइट, तो 20 जो है वो आपका जाएगा भारत टैक्सी को, एंड जो 80% है दैट वुड रिमेन विद द सारथी, और जो भी आपका सारथी होगा, राइट। देन कम सारथी दीदी, दैट इज सेपरेट विंडो इन ऐप टू पिक अप वुमेन बाय सारथी दीदी। अब ये क्या है, वुमेन ही वुमेन को पिकअप करेंगी, सो दीज आर द सारथी दीदी। अदर्स लाइक बेनिफिट लाइक फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, इंश्योरेंस, अफोर्डेबल लोन, सब्सिडीज होंगी, एंड ऑल द स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स एक्सेट्रा। गिग वर्कर्स आपको पता है, फ्रीलांसर्स जिनको हम कहते हैं, राइट। चलो फिर अगली न्यूज़ पे चलते हैं। सो योर नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ जी, सो ये नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द देवनी मोरी रेलिक्स। अब ये देवनी मोरी रेलिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, राइट, बुद्धिस्ट सेक्ट, राइट। सो exploitation of the holy Devni Mori relics at the Ganga Maya temple in Colombo, श्रीलंका was inaugurated recently। अब ये जो है ना, यहाँ पे अपने इंडिया में मिली है, इन अरावली डिस्ट्रिक्ट नियर शामलाजी, इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फर्स्ट एक्सप्लोर किसने करी थी, प्रोफेसर SN चौधरी ने 1957 में। अब इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। शरीर स्तूपा, वन विद बॉडली रेलिक्स ऑफ बुद्धा, और इम्पोर्टेंट जो बुद्धा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मॉन्क्स थे, या फिर बुद्धा को ही ले लो आप, है ना, तो उनकी शारीरिक मीन्स या बॉडीली जो भी रिमेन्स है वो फाइंड किए गए हैं। कंटेनिंग रेलिक कैस्केट में विद सीक्रेट एशेज, मतलब वही बॉडली पार्ट्स, एंड अ कॉपर बॉक्स, गोल्ड और सिल्वर फॉइल भी फाइंड की गई है। और जो कास्केट है, बेसिकली जो ताबूत था वो कास्केट, उसमें क्या है, इंस्क्रिप्शन है जो कि ब्रह्मी में भी लिखी गई है और संस्कृत में भी लिखी गई है, जो कि कुछ ऐसे है, दसा बाला शरीरा निलाया, अबोर्ड ऑफ बॉडीली रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ओके, सो इनका जो टाइम पीरियड था, इट वाज फ्रॉम ईयर 3rd to 4th century CE। चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपकी है आईकैन के बारे में, मतलब कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अब जो आईकैन है बेसिकली will convene its public meeting in Mumbai from 7 to 12 March 2026, hosted by National Internet Exchange of India, that is NIXI, and Ministry of Electronic and Information Technology NIT। अब जेनेसिस कब हुई थी, 1998 में, और ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन है, and with a community of participants from all over world. Now what is its function? It oversees huge and complex interconnected network of unique identifiers that allow computers on internet to find one another। मतलब कि जो यूनिक आइडेंटिफायर्स है उनको ये हेल्प करता है इंटरकनेक्टेड रहने में। हेल्प कोऑर्डिनेट हाउ IP एड्रेसेस आर सप्लाइड टू अवॉइड रेपिटेशन और क्लैशेस। जो भी आपका IP एड्रेस होता है, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट ना, मतलब दूसरे बंदे से, तो उसको कैसे यूनिक रखा जाए, दैट इज द वर्क ऑफ ICANN, राइट। अब इसका जो काम है बेसिकली ये नहीं है कि ये कंट्रोल करेगा आपके कंटेंट को, एंड इट कैन नॉट स्टॉप स्पैम एज वेल एंड डज नॉट डील विद योर इंटरनेट एक्सेस। तो इसका जो काम है ICANN का, इट इज़ जस्ट कि आपको जो प्रोवाइड किया गया है IP एड्रेस, वो इट शुड बी यूनिक, राइट, ताकि क्लैश ना हो सके कि हाँ, क्योंकि IP एड्रेस ट्रेसेबल है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो, जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह जिससे रिट्रीव होती है, सो उसका जो नंबर है ताकि वो यूनिक रहे, उतना ही काम है ICANN का, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट न्यूज़।
अब आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है भारत जेन एआई। अभी आपको पता है दैट ये अपना इंडियन वर्जन है, राइट, जिसमें 22 जो है स्केड्यूल लैंग्वेज जो आपके स्केड्यूल्स में आती हैं, तो वो बेसिकली उसके बारे में या फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके एक मॉडल तैयार किया जाना है। पर अभी जो है करेंटली 15 लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्ट की जा रही हैं इस सिस्टम से। सो भारत जेन क्या है, फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल इनिशिएटिव टू डेवलप अ रेंज ऑफ सवेरियन foundational AI models tailored to Indian language and societal contexts. फिर उसके बाद है spans multiple modalities includes टेक्स्ट जिसको हम LLM भी कहते हैं, इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। देन कम्स योर स्पीच, टेक्स्ट तो है, ये स्पीच भी है, दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच एंड ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन एंड विजन लैंग्वेज सिस्टम, तो ये है। फिर उसके बाद इसको किसने स्पीयर हेड करा है, दैट इज IIT बॉम्बे विद पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस, एक्टिव टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स, IIT बॉम्बे आ गया आपका, मद्रास आ गया, अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल एंड सिस्टम्स, दैट इज NMICPS. Then comes your next news from the UT with assembly in India. 3 तरह की UT हैं, जैसे कि आपको पता है JNK, पुडुचेरी एंड योर न्यू दिल्ली, जिसमें क्या है असेंबलीज भी है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो CM जो है JNK के, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द पर्पस, कि अगर आपने एक UT है और उसमें आपने असेंबली मतलब ये भी रखी हुई है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि जो UT है उसका पूरा कंट्रोल जो है वो तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग एन असेंबली, या तो उस UT को स्टेट बना दिया जाए, तो यही एक तरह से न्यूज में इसीलिए ये था। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, आस्क to do away with the model of UTs with assembly models from the constitution. Currently 3 UTs हैं जो कि है आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, देन पुडुचेरी एंड योर जम्मू एंड कश्मीर। अब आर्टिकल जो है 239A ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू क्रिएट लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर UTs, यहाँ से पावर आती है ना बनाने की। फिर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेरिटोरियल एक्ट 1963 was enacted under this provision which provides legislative assemblies and council of ministers for certain UTs. फिर आपका आता है आर्टिकल 239AA 69th अमेंडमेंट, ये दिल्ली से है, दिल्ली से मतलब रिलेट करता है ये अमेंडमेंट, प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव Assembly and Council of Ministers for NCT of Delhi. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ द गवर्नमेंट्स एड्रेस टू स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब आपको पता है जब भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है या फिर न्यू सेशन बिगिन हुआ है, तब जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को एड्रेस करता है। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि जो स्टेट के गवर्नर्स हैं वो ऐसे ही वॉक अवे कर जाते हैं स्टेट असेंबली से विदाउट एड्रेसिंग द स्टेट असेंबलीज, ठीक है, विदाउट कम्प्लीटली रीडिंग द गवर्नर्स एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय स्टेट कैबिनेट, जो कि स्टेट कैबिनेट्स आपको पता है प्रिपेयर करता है, क्योंकि जो स्टेट कैबिनेट्स है उनकी ही एडवाइस पे जो है फंक्शन किया जाता है। स्टेट में गवर्नर जो है करता है जो भी फंक्शनिंग करता है, जैसे कि PM जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, सो सेम जो है स्टेट में गवर्नर करता है। अब देखो आर्टिकल नंबर 176 जो है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट session after each general election to the legislative assembly and to commencement of first session of each year the governor shall address, पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर इन केस जैसे बिहार वगैरह वाले केस में है ना काउंसिल भी होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर टू इन्फॉर्म लेजिस्लेचर
ऑफ द कॉजेस ऑफ इट समन, जो भी समन कर रहा है वो क्या कॉजेस हैं उसके, ठीक है। नेचर ऑफ एड्रेस रिफ्लेक्ट्स पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। Then comes judicial interpretation जो कि दी गई है, सुप्रीम कोर्ट held that governor's address is an executive act performed on aid of advice of council of minister, जो कि आपके केस में देखा गया था नबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में इसीलिए था। फिर उसके बाद आ गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। इसमें क्या था कि सोडियम आयन बैटरीज जो हैं और लिथियम आयन बैटरीज है, उसके बीच में सरकार जो है कंपैरिजन कर रही है। क्योंकि देखो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं ज़्यादातर फटने वगैरह के केसेस इसके सामने आए हैं, राइट। एंड प्लस जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जो भी उसमें यूज़ होता है, जैसे कि लिथियम यूज़ होता है, कोबाल्ट यूज़ होता है, वो सारा कुछ हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री से, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा कॉस्टलियर भी हो जाता है हमारे लिए। तो अगर हम ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो वी नीड अ रिलायबल सोर्स की, जिस पे हम कह सके कि हाँ वी कैन डू इट, राइट। सो इसीलिए जो है इनका कंपैरिजन किया गया। Amid rising EV adoption and energy storage need, India is rethinking its battery strategy to reduce dependence on lithium-ion technology and strengthen energy security. अब देखो इनमें क्या कंपैरिजन है। पहले तो रॉ मटेरियल, अब हमें पता है सोडियम जो सोडा ऐश है वो हमारे इधर ज़्यादा है, जैसे कि अगर इनके केसेस में कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये सारा कुछ हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्टिंग बढ़ेगी, है ना। और प्लस जो मटेरियल है, अगर हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहेंगे, पता नहीं कब वो टैरिफ्स लगा दें, कब वो है ना ऑब्लिगेशंस लगा दें। तो इसीलिए ये चीज़ जो है मैटर करती है, सोचना इंपॉर्टेंट है। देन कम्स एनर्जी डेंसिटी, ये स्लाइटली लोअर है, ये स्लाइटली हायर इन डेंसिटी है। देन कम्स सेफ्टी, ये सेफर है एंड ये जो है रिस्की है बिकॉज इसमें आग वगैरह लगने का खतरा होता है, ठीक है। सप्लाई चेन अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल वाइडली अवेलेबल, हाँ जियोपॉलिटिकल जो रिस्क जो टेंशन चलती रहती हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो वो इफेक्ट करेगी। तो उसके केस में ये इस पर कम इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे अबंडेंटली है हमारी कंट्री में, और यहाँ पे हाई डिपेंडेंस जो है वो बाहर से है हमारी। यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी अगर देखा जाए तो इसकी हाई स्पीड है एंड 3 टाइम्स हायर लाइफ साइकिल, मतलब कि उसकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा है एंड इसकी जो है चार्जिंग भी स्लो है एंड इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ ऑल्सो स्लो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ओके, सो ये है लास्ट न्यूज़ आपकी। ये देखा गया था मोशन ऑफ थैंक्स के रिलेटेड। सो मोशन ऑफ थैंक्स हम देख लेते हैं। प्रोटेस्ट्स इन द लोकसभा प्रिवेंट प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई टू मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखो आर्टिकल 87 क्लॉज 1 जो है प्रोवाइड करता है दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, और जो कि आपका या फिर आपका जो फर्स्ट सेशन होता है हर एक साल का, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एड्रेस करता है दोनों हाउसेस को, पार्लियामेंट assemble together and inform the parliament of the causes of the summon। ये बेसिकली सेम टू सेम है जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा है अपना आर्टिकल नंबर 176, राइट, हाँ 176 जो गवर्नर का था। तो सेम ऐसे ही है। ओह सॉरी, मैंने आपको पीएम के रिलेटेड बोला था। सो बेसिकली जैसे आप प्रेसिडेंट देख लो, प्रेसिडेंट भी करता है ना, तो सेम काम जो है वो आपका गवर्नर कर रहा है ना 87 आर्टिकल में। तो देखा जाए अगर हम इस पे ध्यान दें तो बेसिकली ये क्योंकि 87 क्लॉज 1 है, सो 87 या आपका 176, फाइन। सो उसके बाद है अंडर your rule number 17 of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, discussion on the matter referred to in the president's address takes place on a motion of thanks moved by a member and seconded by another member। so ये ज़्यादा important नहीं है, amendments are allowed, so opposition member
may move amendments expressing regret that the address submitted or inadequately covered certain issues. So this all was there in news. मतलब ज़्यादा important नहीं है, but yeah, you should know. तो वो वाली जो correction है वो basically कर लेना आप. I just गॉट कन्फ्यूज बिटवीन द टर्म. सो बेसिकली जो गवर्नर का काम होता है आपको पता है वही प्रेसिडेंट का, क्योंकि गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट विच एवर पर्टिकुलर स्टेट इज अलॉटेड राइट इन इंडिया, एंड जो प्रेसिडेंट होता है ही इज योर हेड ऑफ द नेशन राइट, एंड ही इज या द हेड ऑफ द नेशन. सो बेसिकली ये सारी न्यूज़ थी आज के लिए आपके लिए. सो कल हम 7th of February की न्यूज़ लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप progressing and be motivated towards your examination. Thank you so much, and the PDF link will be provided below. You can go and download it and go through your lecture. Okay.